आप सभी को जोहार। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर से कुछ एमसीक्यू करेंगे। और एमसीक्यू में हमेशा आप सबको याद रखना है कि किसी प्रश्न का जो सही उत्तर है वही आपके दिमाग में रहना चाहिए। उसको बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग आज कुछ एमसीक्यू बनाए हुए हैं जो कि सीधे वन लाइनर के रूप में बने हुए हैं। चलिए एक एक पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे पहला प्रश्न आता है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो सीधे तौर पे आपको इसको याद रखना है कि सीधे किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को हम राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रवाद इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? उसको राष्ट्र राज्य के नाम से जाना जाता है। जो रेड पेन में लिखे गए हैं उसका सही उत्तर है। इसको आप गौर से देखेंगे और आप लोग अगर लगे कि इसको लिख लेना चाहिए तो इसको लिख लेंगे, अपने अपने डायरी में नोट कर लेंगे। अगर आप इसको डायरी में नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपकी समझ विकसित होगी और इन प्रश्नों को दोहराने में आपको सुविधा होगी। अगला प्रश्न है, 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपने का संसार रचा? तो इस कलाकार का नाम था फ्रेडरिक सरयू, जिन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला का एक श्रृंखला बनाया था जिसमें अपने संसार को रचा था। अगला प्रश्न है, अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन कौन था? अर्नेस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। अगला प्रश्न है, किसे मैटरनिक ने हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? इसका सही उत्तर है मैजिनी। मैटरनिक ने मैजिनी को सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन बताया था। अगला प्रश्न है, किस देश ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? नेपोलियन को ये जो देश थे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये 4 देशों ने मिलकर संयुक्त रूप से नेपोलियन को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति ये पहली क्रांति थी जिसमें पूरी दुनिया में सबसे पहले राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो जर्मनी के एकीकरण के बाद जो प्रसा सबसे बड़ा राज्य था, तो प्रसा के राजा विलियम प्रथम को वहाँ का सम्राट घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? तो 19वीं शताब्दी के मध्य इटली 7 राज्यों में विभक्त था। अगला प्रश्न है, जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? तो जर्मन वीरता का प्रतीक बलूत को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 ईस्वी में हुई थी। इसमें वीडियो के माध्यम से आप तक जितने सारे प्रश्नों को पहुंचाया जा रहा है, तो ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको ये रिवीजन करने में मदद करेंगे। आप पूरी कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न आपके दिमाग में रहें। जब एमसीक्यू के रूप में इन्हें पूछा जाए तो आप उसका सही उत्तर दे पाएँ। तो कोशिश करें कि बिना स्किप किए हुए आप शुरू से अंत तक हमारे चैनल्स के माध्यम से जो भी वीडियो भेजे जा रहे हैं उसको देखें, ताकि आपको मैट्रिक परीक्षाओं में अधिक से अधिक नंबर लाने में और टॉपर बनने में आपको मदद मिल सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई थी? तो मारियन की जो छवि थी ये सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। मारियन फ्रांस की रूपक थी। जैसे हमारे अपने देश की रूपक भारत माता है, उसी प्रकार जो फ्रांस का जो रूपक था वो मारियन के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड और किस देश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ? तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड 2 देश के बीच में एक संधि हुई थी जिसको एक्ट ऑफ यूनियन के नाम से जाना गया और इसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। यानी ग्रेट ब्रिटेन जिसको हम लोग आधुनिक रूप से देखते हैं, ये वर्तमान में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड इसको ये संयुक्त रूप से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो ये प्रसा जो सबसे बड़ा जर्मन का क्षेत्र था, वहाँ के चांसलर थे बिस्मार्क। इन्होंने एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इसमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जैसे समान संस्कृति, समान इतिहास, समान भाषा और समान लोक परंपरा से अगर लोग जुड़े रहते हैं तो ये एक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के रूप में इसको माना जाता है। अगला प्रश्न है, बोर्बो राजवंश शासन किस देश में था? बोर्बो राजवंश शासन फ्रांस में था।
अगला प्रश्न है, वह विचार जो स्त्री और पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो, उसे क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है नारीवाद। यानी ऐसा व्यक्ति जो स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर मानता हो, ये चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से हो, तो ऐसे व्यक्ति को नारीवाद के नाम से जाना जाता है, या ऐसी विचारधारा को नारीवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है? मार्सिले फ्रांस की राष्ट्रभक्ति गीत है। अगला प्रश्न है, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, जो जर्मनी का चांसलर भी था। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। अगला प्रश्न है, यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मेजिनी के द्वारा यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, वियना की संधि कब हुई थी? वियना तक की संधि 1815 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन मेटरनिक का है। इनका बोलना था कि जब फ्रांस छींकेगा तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी फ्रांस में अगर कोई असर होता है तो इसका असर पूरे यूरोप को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को राजा विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत कौन सा था? जो बाल्कन क्षेत्र था वो राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत बन गया था। अगला प्रश्न है, कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया था? तो यूनान। यूनान एक ऐसा देश था जिसको कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना, यानी सबसे पहले जो यूरोपियन सभ्यता का निर्माण हुआ ये यूनान से शुरुआत हुआ था, इसीलिए उसको यूरोपियन सभ्यता का पालना के नाम से जाना जाता है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? इसको उत्तर है 1871 में। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण पूरा हुआ था 1861 में। तो इन प्रश्नों को याद रखेंगे, कभी कभी साल भी पूछ लिए जाते हैं। तो जर्मनी के जब उल्लेख किया जाए तो 1871, और इटली के एकीकरण की जब बात किया जाए तो 1861 में। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन के द्वारा की गई थी। चार्टिस्ट आंदोलन, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन का संबंध है इंग्लैंड से। तो ये प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं कि चार्टिस्ट आंदोलन का संबंध कौन सा देश से है? तो इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक रूसो थे। शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसके पहल पर की गई थी? शुल्क संघ का नाम रखा गया था जोल्वेराइन, इसकी स्थापना प्रशा के पहल पर की गई थी। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? 1871 ईस्वी में बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर बनाया गया। एक कथन है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, ये कथन था मेजिनी का। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? यानी वियना कांग्रेस के द्वारा जो फ्रांस का बुर्बो वंश था उसको दोबारा नेपोलियन के हार के बाद उसको स्थापित किया गया था। गेरिबाल्डी, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। मेटरनिक, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, तो इसमें प्रश्न आते हैं मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला है दो रूपक, एक जर्मन का रूपक, दूसरा फ्रांस का रूपक। जर्मनी का रूपक जर्मनी के नाम से जाना जाता है और फ्रांस का रूपक को मारियन के नाम से जाना जाता है। तो 1804 का नागरिक संहिता किसने पेश किया था? तो 1804 में एक बहुत महत्वपूर्ण नागरिक संहिता आया था जो नेपोलियन के द्वारा पेश किया गया था। तो किस लड़ाई में नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा? वाटरलू की लड़ाई। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ता है और नेपोलियन को बंदी बना लिया जाता है, बाद में उसको निर्वासन में उसकी ज़िंदगी बिताना पड़ता है। अगला प्रश्न है, कार्बोनरी क्या था? कार्बोनरी एक गुप्त दल था जिसका गठन इटली में किया गया था, एक संस्था था जो वहाँ के राष्ट्रवादी आंदोलन, इटली के राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जोल्वेराइन, जोल्वेराइन किन लोगों की संस्था थी? जोल्वेराइन एक्चुअली व्यापारियों की संस्था थी जो एक जर्मन शुल्क संघ के नाम से जाना गया। जबकि थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किसकी पहल पर हुआ था जोल्वेराइन? सबसे बड़ा जो राज्य था प्रशा की पहल पे। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन के द्वारा जर्मनी में जिस संघ की स्थापना की गई थी उसका नाम था राइन संघ।
अगला है लाल कुर्ती नामक संगठन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क एक महान कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क को कूटनीतिज्ञ के नाम से ही या कूटनीतिज्ञ के से ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है काउंट काबूर। काउंट काबूर इटली का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन नामक एक ब्रिटिश कवि थे जो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है नृजातीय क्या है? नृजातीय मतलब एक साझा जनजातीय या सांस्कृतिक समुदाय जो समान साझा पहचान कायम करता है, ऐसे समूह को हम बोलते हैं नृजातीय समूह। अगला प्रश्न है उदारवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उदारवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। तो ऐसे ही हम लोग सभी चैप्टर से क्वेश्चंस को लाएंगे सोशल साइंस के इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र से। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए ताकि मैट्रिक की परीक्षाओं में अधिक से अधिक नंबर ला पाएँ। तब तक हमारे चैनल्स पे बने रहिए और हमारे चैनल्स के नोटिफिकेशन को ऑन करना ज़रूर कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। हमारे चैनल्स का नाम है माय ड्रीम डेस्टिनी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।